जी अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। डेनमार्क की जनाब इस खूबसूरत लोकेशन से आपकी खिदमत में जनाब अदील एहसान हाजिर है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी दोस्त मौजूद हैं और ये हैं जनाब हमारे असद भट्ट साहब और इधर है जनाब आदिल रफ़ीक साहब। आदिल रफ़ीक साहब लाहौर से हैं और भट्ट साहब जनाब सियालकोट से हैं। और हमारे कैमरामैन साहब कहाँ से हैं जी? लाहौर से। ये भी लाहौर से हैं और ये इनका नाम है मुअज़्ज़िज़। और अभी हम हंस रहे थे इनका नाम सुन के कि ये बगैर जाने पहचाने ये वैसे ही मुअज़्ज़िज़ हैं। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके सब दोस्तों से। और ये देखें जनाब उधर ऊपर बड़ा ज़बरदस्त वो मेट्रो वगैरह चल रही है। आपको पता है वैसे मैं वीलॉग वगैरह बनाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की लोकेशन बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी तो मैंने कहा आपसे ये शेयर किया जाए। कोपेनहेगन। तो भट्ट साहब ने हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है जी कोपेनहेगन की। आदिल रफ़ीक साहब ने दी है। तो मैंने ये सोचा ये मेट्रो आ रही है जी यहाँ की। ये मेट्रो की क्या इन्फॉर्मेशन है जी? ये कहाँ से चलती है, कहाँ तक? मेट्रो स्टार्ट मेट्रो भी आ गई है। तो बाहर बड़ी सर्दी है। कितने डिग्री टेम्परेचर है जी? इस टाइम चल रहा है 5 डिग्री। तो 5 डिग्री है। तो यहाँ पे सुना है कि जी -25-30 तक भी चल जाता है। तो ये इसीलिए जिप अप किया हुआ है। तो अपने होटल में चलते हैं, आपको होटल भी दिखाते हैं और साथ में आपको आज इन्फॉर्मेशन देंगे डेनमार्क की कि पाकिस्तान में रहने वाले डेनमार्क कैसे आ सकते हैं, यहाँ की इनकम कितनी है और यहाँ पर आने वाले लोग काम क्या करते हैं, किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं और पाकिस्तान से लीगल तरीके से बगैर किसी एजेंट को इन्वॉल्व किए आप कैसे आ सकते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। ये बाइसिकल्स खड़ी हैं यहाँ पे। देखिए ये बहुत ज़्यादा बाइसिकल सिटी, लोग यहाँ में बहुत से प्यार करते हैं बाइसिकल्स के साथ और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसे तो यूरोप में सबसे ज़्यादा हॉलैंड, उसके बाद डेनमार्क में चलती है। Here we have our beautiful host from Sri Lanka. From Uganda. Yes. Uganda. शीला. Yes. शीला। अब मैं शीला वाला गाना नहीं गा सकता। तो ये जनाब हमारे शीला की जवाजी शब्बीर साहब, ये लाहौर से तशरीफ आए हैं, पाकिस्तान से। तो आए जी बैठे। ये जनाब हमारा यहाँ पे स्टे है। आदिल साहब हमें थोड़ा सा हमने कहा जी इनसे इन्फॉर्मेशन लें, आ जाएं आप भी बैठ जाएं इधर। तो आदिल साहब हमें ये बताएं कि आप पाकिस्तान से कैसे आए थे? मैं बेसिकली पाकिस्तान से आया था कि मैं बेसिकली नर्सिंग किया, मैंने BS नर्सिंग किया पाकिस्तान से। उसके बाद 5 साल BS नर्सिंग, थोड़ा लाउड हो जाए या आप? BS नर्सिंग की मैंने 5 साल में और उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस है मेरा। लीवर ट्रांसप्लांट में पाकिस्तान में आखान में, PKL हॉस्पिटल में, शिफा इंटरनेशनल में। और उसके बाद मैंने काफ़ी देर गवर्नमेंट भी सर्व किया वापडा हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर मैं जब अप्लाई किया यहाँ का, तो यहाँ का मुझे पता चला यहाँ का बहुत ईजी, आसान और बहुत आसान प्रोसेस है सब मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर, नर्सेस, डेंटिस्ट, टेक्नीशियंस जितने भी हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि बहुत इजी है। वहाँ पे पाकिस्तान में लोग 10-10, 20-20 लाख लोग चार्ज कर रहे हैं इसका, और वो आपकी फ्री एप्लीकेशन होती है। थोड़े से पैसे लगते हैं जिसमें अराउंड पाकिस्तानी को 1 लाख के करीब है। आपने वो सबमिट कराना है और बाकी बहुत ईजी प्रोसेस है। तो आपने ये सारा डेनमार्क आने का, ये जो इमिग्रेशन का पाकिस्तान से प्रोसेस है, ये आपने खुद किया था? मैंने खुद भी किया था। साथ में मुझे एक बंदे जो गाइड भी कर रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और बंदे ने जो आपको हेल्प की उसे याद रखना चाहिए। एक भाई इमरान, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इमरान इस्माइल साहब लाहौर में होते हैं वो, तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया इस बारे में। यहाँ पर आने में बहुत उनका हाथ है यहाँ तक हमें पहुँचाने में। सही है। एक स्टेप का, क्योंकि हमें नहीं पता था। वो बेसिकली उनकी यहाँ पे कोई जानने वाले जिन्होंने उन्होंने बताया और उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया। चलें जी, इमरान इस्माइल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से भी। अब हमें ये बताएं जो नए आने वाले हैं वो यहाँ पे आ कैसे सकते हैं? जी, यहाँ पे एक बुरी बात भी पाकिस्तानियों के बारे में है और बाकी सारी अच्छी बातें हैं। एक बुरी बात पाकिस्तानी के बारे में ये है कि यहाँ पे बहन है पाकिस्तानी, उन कैटेगरी 5 में विजिटर वीज़ा नहीं मिल सकता उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ 2 बेसिस पे मिल सकता है। यहाँ किसी लव्ड की डेथ हो गई है लव्ड वंस की,
या फिर कोई मेडिकल पर्पस पे आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानीज़ को नहीं मिलेगा, इंडियंस और बांग्लादेशी सबको मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तानी और अफ़गानियों को बिल्कुल लास्ट कैटेगरी 5 में उनको नहीं देते। लेकिन अगर आपके पास मतलब पुर्तगीज़, अगर आपके पास कोई भी यूरोपियन नेशनलिटी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छी सैलरीज हैं, आके लैंग्वेज सीखें। अगर आप लैंग्वेज सीख लेंगे तो आप आराम से 3,000-3,2500 यूरो पर उसकी तरफ मैं आ रहा था। जी जी। पाकिस्तान से आने का जो लीगल रास्ता है। अच्छा, पाकिस्तान में आने का जब सर लीगल जो रास्ता है उसमें और आसान रास्ता ये है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को पता नहीं हो कि आईटी की जॉब आती है यहाँ पे। बड़े आईटी प्रोफेशनल्स पाकिस्तान में ये सोचते हैं कि यार हम बस एक बार फ्लाई कर दें यहाँ से कैसे भी बाहर। लेकिन आप भाई पाकिस्तान से, आप बड़े लोग पाकिस्तान से भी यहाँ वर्क वीज़ों पे आते हैं। आप यहाँ पे आएँ, सबसे ऑलरेडी आप इंटरनेट सर्च करें, आईटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 99% हमारे इंडियन भाई। इंटरनेट पे कौन सी ऐसी ऐप्स है जहाँ पे हम ये भाई गवर्नमेंट की स्पेशल साइट है न्यू टू डेनमार्क। उसके अच्छा, न्यू टू डेनमार्क यहाँ की गवर्नमेंट की साइट है न्यू टू डेनमार्क। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सारी स्कीम्स आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे शेफ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो उसमें भी स्पेशलाइज शेफ्स हैं कुछ। आपने अगर 6 माह का डिप्लोमा पाकिस्तान से किया है तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे वो खोलेंगे लिस्ट खुलेगी कौन कौन सी कैटेगरी शॉर्टेज है, उसके साथ कंपनीज भी लिंक्ड है जिन्होंने जॉब ऑफर की होती है। आपने वहाँ अप्लाई करना है, इंटरव्यू कर, यहाँ पे आते हैं। तो ये सारा पेपर वर्क जो है, आपको इनविटेशन, स्पॉन्सरशिप, ये वो फिर यहाँ की कंपनीज करती हैं अरेंज, सब या कंपनीज करती हैं, करना आपने कुछ भी नहीं करना होता। अगर खुद तो ये इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप लेटर मंगवाने के लिए पैसे कितने देने पड़ते हैं? भाई फ्री है, कोई पैसे कंपनी चार्ज नहीं करती है। बस जो कुछ लोग कराते हैं जो एजेंट होते हैं बीच में, लेकिन एक्चुअली फ्री है। अभी ये हमारे एक दोस्त आए हुए थे वहाँ पे पाकिस्तान, कुछ मेरे दोस्त भी इंडिया से भी यहाँ पर, जो मैं स्कूल जाता हूँ लैंग्वेज सीखने के लिए, तो वो यहाँ पर आए हैं और वो खुद ही अपनी बेसिस पे यहाँ पे आए। मेरे साथ एक डेंटिस्ट हैं, वो पढ़ती हैं क्लास में, वो भी इंडिया से, कर्नाटका से, तो वो भी खुद ही अप्लाई किया था उन्होंने, खुद ही आई। तो मकसद आपको ये है कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, स्किल्ड हैं, उनको ABC कोई दरमियान में किसी को यूज करने की लैंग्वेज नहीं है सर। यहाँ पे यूरोप में सबसे ज्यादा लोग, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इंग्लिश बोलते हैं। आपको नहीं लैंग्वेज आती, कोई मसला नहीं, आप इंग्लिश में बात करेंगे, वो आपसे इंग्लिश में जवाब देंगे। और जैसे मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा, जो लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारा डेनमार्क होगा नहीं, आप अप्लाई करेंगे तो होगा। आप बैठे रहेंगे तो नामुमकिन है भाई, कोई घर में तो नहीं आएगा मिलने। यहाँ पे आईटी की मार्केट में यहाँ 90% इंडियंस हैं, और जो हमारे भाई आईटी में और पाकिस्तान वाले ये सोचते हैं बस हम एक बार निकल जाएँ, कोई ना कोई 2 नंबरी लगा के बस नहीं। तो ऐसा मत करें, आप आएँ, अप्लाई करें, ऊपर वाले ने चाहा आपका होगा। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान का एक मसला है, विजिट नहीं मिलता। बाकी यहाँ वर्क परमिट पे बहुत लोग आते हैं, बिजनेस कंपनीज लेके आते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी है क्रुक, उसके यहाँ से लोग वहाँ उसका सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया में उसको ट्रांसप्लांट्स में यूज़ होता है उनका सामान, मेडिकल वालों का। तो सब पाकिस्तानी भाई हैं जो यहाँ से मंगवाते हैं। अच्छा जी, कोई बंदा यहाँ पे आ गया, वो जी पाकिस्तान से उसका वीज़ा वगैरह लग गया, तो आगे यहाँ पे वो किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं और सैलरी क्या होती है यहाँ पे? अच्छा, डेनमार्क की बात कर रहा हूँ जी। तो उसमें ऐसा है दिल भाई कि जब सबसे बेहतर ये है कि जब यहाँ पे आते हैं तो बड़े लोगों को ये फियर होता है कि हम यार अकोमोडेशन कैसे लेंगे। सबसे बड़ा फियर ये था, हम भी जब आए थे तो हमें ऐसा लगता था अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन में ऐसा है कि यहाँ तो ऑनलाइन आप किसी को, सबसे पहले थोड़ा सा स्कैम भी होता है बीच में, बहुत कम है स्कैम। लेकिन आप जो प्राइवेट कंपनीज हैं आप उनको ऑनलाइन सर्च करेंगे, इसमें आपने कोई परेशान, ट्रस्टेड कंपनीज हैं। आप CPR रजिस्ट्रेशन के नाम से करेंगे सर्च, गवर्नमेंट की साइट है, खुलेगी, जहाँ पे आपको पहला टैक्स नंबर इशू होगा, या टैक्स नंबर, ID कार्ड नंबर सब सेम ही होता है। जैसे पुर्तगाल में NIF नंबर होता है। जी, ऐसा ही यहाँ पे है। तो आप करेंगे साइड पे, वो साइड पे ही आज हाउसिंग के नाम से आ रहा, वो सारी ट्रस्टेड कंपनीज हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आप आएंगे, आपको घर मिलेगा। और अगर यहाँ पे भी आप ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगा वैसे भी आपको। तो एकोमोडेशन यह है कि थोड़ी शहर से दूर मिल जाती है, सस्ती है, लेकिन विद इन अ सिटी थोड़ी मुश्किल मिलती है। ठीक है जी, एकोमोडेशन होगी आगे। हाँ जी, आपकी वो मैं बता रहा था जॉब, अगर तो आपके पास कार्ड शार्ट है और अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, तो यहाँ जो स्टार्टिंग सैलरी है वो मैकडॉनल्ड में अराउंड, अगर आप मैकडॉनल्ड में भी जॉब कर रहे हैं, इट्स अ ब्लू कलर जॉब। यानी मकसद ऑड जॉब्स की बात कर रहे हैं आप, ये कोई? जी, ऑड जॉब्स जो है वो कम से कम भी एवरेज जो है हमारी वो 20 यूरो से स्टार्ट होती हैं, जो हम यूरो में कन्वर्ट करें। और अगर हम डेनिश 20 यूरो पर डे है या पर आवर? पर आवर है, ठीक है। उसमें से आप टैक्स देके तो आपको अराउंड 14 यूरो बच जाते हैं। अगर आप लीगल तौर पे काम कर रहे हैं किसी डेनिश कंपनी में या किसी देसी के पास भी कर रहे हैं, तो वो आपको भाई 12 दे देने के, लेकिन होगा लीगली हर चीज़। बहुत अच्छा है और इतने ज़्यादा खर्चा नहीं है। मकसद ये कि 8 घंटे की अगर शिफ्ट है तो ये 112 यूरो बन गए तकरीबन। हाँ जी, 112 आपको टैक्स निकालने के बाद, आफ्टर टैक्स है जी, आफ्टर टैक्स।
और अगर ये जो है आपका जो खाने पीने का आप सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अगर वहाँ कमाई ज़्यादा तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ अकोमोडेशन थोड़ी कॉस्टली होती है, जैसे कि वो आपको मिलती है 800 यूरो या 1000 यूरो की पर मंथ। 2 रूम फ्लैट जो है 800 की या 1000 यूरो की पड़ जाती है। उसमें भी आगे लग्जरी 3 रूम वाला है तो सिस्टम सारा है। और लेकिन जो आपका वो है मतलब जो फूड और बिल्स हैं, जो बिल है वो आपका आएगा तकरीबन 50 यूरो हर 3 मंथ बाद बिजली का, और जो फूड का वो आपका तकरीबन 150 यूरो तक कन्वर्ट करें यहाँ से 1000 से 1200 है पर पर्सन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो अगर जिनके पास भाइयों के पास मतलब यूरोपियन पासपोर्ट है वो यहाँ पे आके बच्चे सेटल हो सकते हैं। स्कूलिंग फ्री है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको एड मिल रही होती है, हाउसिंग में भी मिलती है बच्चों के जो आप हैं, क्योंकि बच्चों का यहाँ बच्चे जो स्टेट के होते हैं, आपने सिर्फ उनको पैदा करना है, बाकी खर्चा स्टेट उठाती है उनका। आपको जो भी यहाँ पे मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं, आपने जो लंच के पैसे देने हैं, पैम्पर शैम्पर दूध सूद के पैसे सब गवर्नमेंट दे रही होती है आपको। 1200 से 1500 एज के लिहाज से वो डिपेंड करते हैं आपके, हर एज के लिहाज से। बहुत अच्छी सिटी है, अगर आपके पास यूरोपियन नेशनलिटी है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई करें साइट पे न्यू टू डेनमार्क पे सर्च करके, तो बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं आपको। ये नहीं कि मतलब आपको तो ये मैकडोनल्ड का आपने बता दिया, इसके अलावा और हमारे लोग जो हैं वो किस फील्ड में काम करते हैं? भाई सबसे बेहतर है कि आप आएँ, सबसे अगर लीगल आप एंटर आ रहे हैं यहाँ पे तो आप आके स्कूल जाएँ। देखें स्कूल जाएंगे, लैंग्वेज करेंगे तो बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। अगर लैंग्वेज नहीं करेंगे तो और जॉब देंगी, डिश वॉशिंग, क्लीनिंग, और ज़्यादातर जो आजकल जो है लोग क्लीनिंग से हट के फूड डिलीवरी बहुत काम कर रहे हैं, वोल्ट का, जैसे ये उबर ईट्स और बोल्ट वगैरह। उबर ईट्स, बोल्ट वगैरह। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चलती है वोल्ट बस, क्योंकि वोल्ट बहुत अच्छे पैसे देता है। वोल्ट की स्पेलिंग क्या है? WOLT। वोल्ट जो यहाँ का है वो WLT, और यहाँ का ये साइकिल पे करते हैं, गाड़ी पे करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे करना है। अच्छा, वो आपको दे देंगे, जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपको वो दे देंगे। ये स्कूटी पे काम करने वाले लोग या साइकिल पे या मोटर बाइक पे ये फूड डिलीवरी में कितने पैसे बना लेते हैं? नहीं, फूड डिलीवरी बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि उनकी नॉर्मली यहाँ के 170 करोड़ पर आवर सैलरी होती है, जिसमें से वो टैक्स कट के पर आवर 170 होती है पर आवर। फूड डिलीवरी में भी पर आवर चलती है? पर आवर, एक आवर में आपने 3 डिलीवरीज करनी होती हैं। वो जो आपने उसके फूड डिलीवरी यहाँ पे बहुत सेफ एंड सिक्योर और बड़ा बेनिफिशियल काम है, लेकिन लोग सर्दी की वजह से करते नहीं हैं बाहर। तो यहाँ पे जैसे 175 है, उसके अलावा भी अगर आपने सैटरडे संडे में तो आपने 1 किलोमीटर के अंदर 3 डिलीवरीज करनी है। अगर 1 किलोमीटर से बाहर जाएंगे तो आपको हर डिलीवरी का 1 किलोमीटर से ऊपर बाहर जाने का 20 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो एवरेज अगर आप 1 किलोमीटर से, तो कुछ भी नहीं होता 1 किलोमीटर। अब विनर सिटी के अंदर एवरेज लोग आराम से डेली 2000 करोड़ की दिहाड़ी लगा लेते हैं। और 2000 करोड़ ये पाकिस्तानी कितने बने जी? 80,000 के करीब है। 80 और टैक्स निकाल के, सॉरी 80,000 के करीब है, लेकिन अगर टैक्स निकाल देंगे तो अराउंड 50-60 बच जाएगा पर डे का। 50 से 60,000 डेनमार्क में रहते हुए आप फूड डिलीवरी करके कमा सकते हैं। फूड डिलीवरी जिसमें से आपने 8 से 10 घंटे काम करेंगे तो इतने पैसे बचेंगे। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने इतने घंटे ही काम करना है? डिलीवरी में यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप 1 घंटा करें, आप 10 घंटे, आप 7 दिन काम कर सकते हैं, आप 7 दिन करें, वो आपकी मर्जी। तो मतलब ये है कि मैं अपने पुर्तगाल के पासपोर्ट की बेस पे यहाँ पे आके फूड डिलीवरी का काम कर सकता हूँ? आप आराम से कर सकते हैं। और मैं 50,000 पाकिस्तानी रुपीज रोजाना बना सकता हूँ। ये भाई साइकिलों वाले हैं, जो गाड़ियों वाले चलाते हैं, वो साइकिल वाले को वो 1 डिलीवरी देते हैं एक टाइम पे। आप डिलीवरी कर दोगे तब आपको अगली मिलेगी। सही। जो गाड़ियों वाले उनको 4-4 डिलीवरीज मिलती हैं, क्योंकि उनके पास स्पेस ज़्यादा होती है, सेफ होता है, सिक्योर होता है। तो मैं तो जनाब अपनी ID बनाने जा रहा हूँ फूड डिलीवरी की, जहाँ पे और ये इनसे पूछते हैं मजीद कोई इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ऐसा है कि जो लोग सोचते हैं वहाँ जाके हम एड्रेस कैसे लेंगे, जो मेजर चीज़ है तो एड्रेस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं होता। 2 वीक्स का प्रोसेस होता है, आपने इमिग्रेशन ऑफिस जाना है, वहाँ फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं, तो कार्ड बन के आपके घर पे आ जाता है, ताकि आप कोई भी काम कर सके। जब वो कार्ड बन गया, आपको हर जगह वही कार्ड, जो टैक्स नंबर यूज़ होता है, कहीं पे जॉब जाएंगे वो बोलेंगे अपना ID कार्ड दिखा दें, और कहीं पे भी कोई भी काम होगा, कोई जॉब देगा, बैंक अकाउंट है, कुछ भी करना है तो वो बोलेंगे जी अपना आप रेजिडेंस कार्ड दे दें बस। तो रेजिडेंस कार्ड देंगे तो बस, वो इतना मुश्किल नहीं, काफ़ी लोगों को होता है कि हम क्या करेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें नए आने वालों को यहाँ पे आके बचना चाहिए, जो आपके ख्याल में कि एक नए आने वाले को समझ लें उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो किसी कोई 2 नंबर रास्ता इख्तियार कर लेता है या कहीं पे फंस जाता है? वो जो नए आने वाले भाई हैं, मेरा उनको मशवरा है कि भाई आप देसी भाइयों के पास काले में काम ना करें, क्योंकि देखें यहाँ पे टैक्स देने का एक फ़ायदा ऐसा है
अगर आप टैक्स देते हैं ना तो हर साल अप्रैल में टैक्स ईयर वो काउंट करते हैं, आपका ज़्यादा होगा, आपको रिटर्न मिलते ही मिलते हैं। वो जैसे एक लिमिट है कि हर साल एक बंदे ने 50,000 टैक्स देना है, 50,000 तक वो फ्री है उसका टैक्स, और उसके ऊपर जितना भी वो कमाएगा उससे टैक्स देना है। अब लास्ट ईयर मुझे मेरा ख्याल है कुछ 7,000 वापस आया था मुझे, 7,000 करोड़। हालांकि हर महीने नॉर्मली मैं लीगल काम करता था, तो कोई मैंने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, सैलरी से कट के मेरी सैलरी मेरे हाथ में आती थी। तो अप्रैल को यहाँ पे 1 अप्रैल को हर साल टैक्स ईयर होता है। पाकिस्तानी भाई टैक्स देखो देंगे तो कुछ मिलेगा, आप नहीं देंगे तो कैसे मिलेगा? जैसे कि हमारे अरबिक भाई होते हैं, वो नहीं देते, कुछ भी नहीं मिलता, पाकिस्तान वापस आना पड़ता है। आपने दिया होगा तो आपको मिलेगा। और सबसे बेहतर है जो भाई यहाँ पर आएँ, आप यूनियन लें, आप प्राइवेट मतलब रेस्टोरेंटों पे मतलब ब्लैक पे काम करने से बेहतर है लीगल में काम करें। वक्त का नहीं पता होता, कभी भी कोई इंसिडेंस हो सकता है, कोई मसला हो सकता है। क्योंकि आप लीगल पे काम करेंगे, यहाँ पैसा होता है भाई के जो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स है 70-80% के आप काम कर रहे हैं। देखो रिस्क ऑफ लाइफ हर जगह पे होता है। तो जैसे अभी मैं जिस जगह पे काम करता हूँ 7-11 में, अभी मेरी उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस भी साथ कराई होती है ना। अब इस दिन की लाइफ इंश्योरेंस भी अभी देखो, ज़िंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में। अगर आप मर जाएं एटलीस्ट घर वालों को दुख तो होगा ही होगा, लेकिन को एटलीस्ट कुछ पैसे तो वो ले लेंगे वहाँ पे। आप देसी के पास काम कर लें, आपका हाथ कट जाएगा, वो बोलेगा वो एक हाथ कट जाएगा, आपने नहीं फंसना। उसने तो बोलते ना भाई मेरे कल आया था, मैंने इसको काम पे रख लिया, इसको तो काम आता था, मशीन में आता गया। एक तो गवर्नमेंट ने आपको सबसे पहले भाई फाइन डालना है कि आपने काले में काम कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आपके पास तो पेपर भी नहीं थे यहाँ पे। दूसरा आपको उन्होंने डिपोर्ट करना है, और तीसरा आपको उस बंदे ने जो काम किया उसने पैसे भी नहीं आपको देने। तो बेहतर आप आए वाइट में काम करें। देखें वाइट में आपको मिलते हैं 140 से 160 रुपये पर घंटा, टैक्स कट के आपको मिलता है 100 रुपया एक घंटे का, 110 से 120 बन जाते हैं। काले में वही आपको 60 रुपये दे रहे होते हैं। तो कहाँ पेपर आपके पास है, आप वाइट में क्यों नहीं करते? आप वाइट में करेंगे, आपको पास लीगल राइट है, आप भाई फाइट बैक कर सकते हैं, आप हर बंदे के राइट्स होते हैं। और यहाँ पे एक सबसे महंगी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये कुछ लोग सोचते हैं कि हम किसी वर्कर के साथ कुछ कर लेंगे और ये कुछ कर नहीं पाएगा अगर वो लीगल है तो। सर आप कुछ यहाँ पे डेनमार्क में लॉ है कि वर्कर की जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके राइट्स का ख्याल बहुत रखा जाता है, क्योंकि डेनमार्क चलता है टैक्स पे, मदीने की रियासत। हाँ जी सर, सोशल स्टेट है यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे टैक्स दिया है ना एक बार, नारों की सर वो आपकी राइट है, आपका राइट है कि आप पूछ सकते हैं। ये मैंने अदील भाई से डिस्कस किया था कि मैं पहले कंपनी में काम करता, बैंक करप्ट हो गई थी, तो उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए थे। तो सर उन्होंने मेरी 3 माह की सैलरी उनसे लेके दी थी वापस गवर्नमेंट ने, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस कराई, मतलब यूनियन से लॉ, अगर आप वाइट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका ये कि आप जो भी करें यहाँ पे लीगल करें, आए भी लीगल, रहें भी लीगल, काम भी लीगल करें। आपको कोई जिगजैग करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए भी बेहतर है। आगे अपना इमिग्रेशन स्टेटस उसको कंटिन्यू रखने के लिए बेहतर है। और एंड पे मैं ये कहूँगा कि अगर आप पुर्तगाल की इमिग्रेशन लेते हैं, पुर्तगाल का पासपोर्ट लेते हैं, तो लोग पूछते हैं कि जी हम कहाँ जाएं। तो अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आप इधर आए और डेनमार्क आ जाए। यहाँ पे मैं काफ़ी पुर्तगेजी जो पाकिस्तानी पुर्तगेजी थे उनसे मैं मिल चुका हूँ, बांग्लादेशी यहाँ पे बड़े वो खुशहाल हैं और वो बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो अब तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसमें यहाँ का मेडिकल फ्री है, यहाँ की स्कूलिंग फ्री है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी तक फ्री है सर, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फ्री है। बट साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से यहाँ मैं यही कह रहा हूँ जी, लीगल काम करें और वो बेहतर है। लीगल काम करें। और जो भाई यहाँ पर हैं, भाई आप लैंग्वेज सीखें। स्कूल सिर्फ हफ्ते में 2 दिन जाना होता है, वो भी 3 घंटों के लिए। अगर आप नहीं जाएंगे क्योंकि किसी भी मुल्क में आपने जाना है या किसी एरिया में, लैंग्वेज नहीं आती तो आप जीरो हैं, चाहे आप 10 साल गुजार दें आप जीरो हैं। ले जी, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुर्तगाल में रहते हैं तब भी लैंग्वेज सीखें, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड लीगल आएँ, लीगल रहें, सब कुछ लीगल करें, और अपना इमिग्रेशन का जो स्टेटस है वो कोशिश करें कि आप सबसे पहले उसको हासिल करने की कोशिश करें। आपका इमिग्रेशन का स्टेटस ठीक होगा तो आपके सारे मामला ठीक होंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।